बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज यौम आज़ादी है और आप सब लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। 77वां जश्न आज़ादी है जो हम मना रहे हैं और पिछले गुज़रे बरसों में गुज़िश्ता में जो जो कुछ हुआ है आज उसको देखने की ज़रूरत है, उस पर बात करने की ज़रूरत है। हमने क्या खोया, क्या पाया, हमारा वे फॉरवर्ड क्या है, अगला रास्ता क्या है, मंजिल क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। आज़ादी के दिन के ऊपर सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर जो पाबंदी है या जो उसमें सुस्त रवि है उसके ऊपर भी बहुत बात हो रही है और तनकीद भी हो रही है। क्यों इन ऐप्स को जो है या सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर जो फायरवॉल का मामला हो रहा है उस मामले के ऊपर, और ये जो डिजिटल दहशतगर्दी की एक टर्म हो गई है, सामने आ गई है, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। कल आपने सुना होगा कि आर्मी चीफ ने डिजिटल दहशतगर्दी की फिर बात की है। इससे पहले तवातुर के साथ वो बात कर रहे हैं। आज वज़ीर आज़म ने भी इसके ऊपर बात की है। ये मामला क्या है और क्या वाकई पाबंदी सिर्फ हल है इन सारे मामलात का, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जनरल फैज़ की हाल ही में जो गिरफ़्तारी हुई है और जो वो अब मिलिट्री तहवील में हैं उसके ऊपर ये जो लीड्स हैं ये कहाँ से मिली हैं, ये मामला कहाँ तक जा सकता है, किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये कितना नागुज़ीर था, और ख़ुद इदारे के लिए यानी कि फ़ौज जैसे इदारे के लिए इस मामले का सामने आना वो कितना बड़ा एक जिसे कहना चाहिए वो कितना बड़ा मामला है, ख़ुद जो है वो मामला कितना अहम होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान का सियासी माहौल, मईशत, रियासत और अदालत, ये सब महाज जो है इसके ऊपर कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। हमारे साथ इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ वज़ीर दिफ़ा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, आज़ादी मुबारक हो आपको। 77वां यौम आज़ादी है, आज बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए। आज़ादी की मुबारक हो और अल्लाह ताला जो है हमें तौफीक दे, हिम्मत दे, दयानतदारी दे कि हम इस आज़ादी की जो है हिफाजत जो है वो कर सकें, जी जो हमारा वलीन फर्ज होना चाहिए। ऐसा ही है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के जो तकाज़े होते हैं वो हम पूरे नहीं कर रहे वसीयत पाकिस्तानी। ऐसा ही है ख्वाजा साहब। अब देखिए 77वां ये आज़ादी का दिन है और अगर हम देखें पीछे देखें तो भी क्या खोया क्या पाया की बहस तो चलती रहती है। आगे देखने के लिए क्या है? मसलन आज ही हम बात कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और आज़ादी का दिन है लेकिन पाबंदी है मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया ऐप्स है। कल आपने आर्मी चीफ की भी बात सुनी होगी, डिजिटल दहशतगर्दी की मुसलसल वो बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल वो तो चैलेंजेस हैं अपनी जगह पे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सवाल है कि आज के दिन पे भी ये ऐप्स बंद हैं, ये आईटी का के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर पाबंदी है। तो कैसे ये सब आगे बढ़ेगा सर? वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, ये जो पाबंदी है सोशल मीडिया पे, पाबंदी तो नहीं है लेकिन आप कह सकते हैं कि उसको इस तरह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि जो बेलगाम सोशल मीडिया हमारा हुआ है, सारी दुनिया में हुआ है, इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान। और बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री जहाँ पे जमहूरियत जो है कम से कम उनके अपने लिए, दुनिया के लिए तो उनके पास भी जमहूरियत नहीं है, ना अमेरिका के पास ना बरतानिया के पास। उन्होंने फायरवॉल्स जो है, जो भी वर्ड मैं पता नहीं गलत यूज कर रहा हूँ या सही यूज कर रहा हूँ, उन्होंने एक प्रोटेक्टिव सिस्टम जरूर इन्वेंट कर दिया है जिससे वो ऐसा मटेरियल जो एंटी स्टेट हो या एंटी सोसाइटी हो, बिहेवियरल जो पैटर्न है उसको डिस्टॉर्ट करता हो, उसको वो जरूर उस कंटेंट को जो है ना वो फिल्टर जरूर कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि माशरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिटेरिएशन के लिए तनज़्ज़ुली से इस किस्म के जरूर होने चाहिए। और ये रुकावटें जो है ना किसी की आवाज़ जमहूरी या सियासी या इंटेलेक्चुअल जो डिस्कोर्स है उसको बंद करने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और इंशाल्लाह होंगी भी नहीं। ये चंद दिनों की बात है। हम, मेरा ख्याल है, टेक्नोलॉजी की उस ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं जिससे ये आपको ये सारी फैसिलिटीज मुयसर होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ जो है कंट्रोल्स ऐसे होंगे कि जो स्टेट के खिलाफ या इंडिविजुअल्स के खिलाफ
जो थ्रेटनिंग मवाद या डेफेमेटरी मवाद जो है प्रिंट किया जाता है, सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किया जाता है या डाउनलोड किया जाता है, मुझे ये टर्मिनोलॉजी भी नहीं पता, उसको प्रिवेंट किया जा सके। जनरल फैज़ के ऊपर मैं आऊं, अगर आपसे सवाल करूं, उनकी जो गिरफ्तारी या तहवील का मामला है, उसमें भी कहा जा रहा है कि शायद कोई डिजिटल जो उनका एक सोर्स था या रिसोर्स था, उसकी वजह से उन तक जो है वो पहुंचा गया। क्या ये जो आपने कहा कि हम फायरवॉल का एक्सपेरिमेंट करें, ये भी मददगार साबित हुआ उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए? और जनरल फैज़ के केस के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन क्या है सर? आप देखें आसमां के दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांसमेंट हुई है, उसके साथ साथ जो है उसका कोई ना कोई तरियाक भी ढूंढा जाता है कि अगर वो हेवायर हो जाए या पटरी से उतर जाए कोई टेक्नोलॉजी जो है, तो उसका क्या तरियाक क्या होगा, उसका इलाज क्या होगा, उसकी एंटीडोट क्या होगी। तो अगर ये हमारा सोशल मीडिया जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, सारी दुनिया में ये कंप्लेन किया जा रहा है कि सोशल मीडिया में इंसाइटमेंट होती है, पॉलिटिकल इंसाइटमेंट होती है, रेशियल इंसाइटमेंट होती है, रिलीजियस इंसाइटमेंट होती है, यानी कि मजहबी, नस्ली और सियासी जो जज्बात जो है उनको भड़काया जाता है सोशल मीडिया से। और वो बड़ा कन्वीनियंट है, कोई भी फ्रीक जो है वो ऐसी आजादी जो है अनलिमिटेड जो है अनफेटेड जो है मैं मादर पिदर आजादी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उसमें तो कोई दो राय नहीं है कायद साहब, लेकिन अब मैं उसी पे दोबारा आती हूँ कि जनरल फैज़ की जो भी गिरफ्तारी हुई है, ज़ाहिर है आप वज़ीर दिफा हैं और डायरेक्टली आपसे रिलेटेड है ये सवाल, वो भी क्या ये सबब बना है? उसके अंदर भी कुछ लिंक्स मिले हैं, कुछ लीड्स मिली हैं सोशल मीडिया के हवाले से, जिसकी बुनियाद पे उनकी गिरफ्तारी या उनकी तहवील हुई है? क्योंकि ये पोस्ट रिटायरमेंट का मामला है, ये उससे पहले का नहीं। देखिए, मेरा ख्याल है दो चीजें। एक तो जो है वो वाइल ही वाज स्टिल इन सर्विस, जो मैं सोच मैं जो मीडिया में देखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे कोई इंफॉर्मेशन जो है एज डिफेंस मिनिस्टर जो है वो इस तरह की नहीं है। ये चीजें जो है ना ये, और अगर हो भी तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ या मेरी पोजीशन अलाउ नहीं करती कि मैं ये चीजें जो मुझे डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से जो मालूम हो वो मैं उनको जो है मीडिया के ऊपर बैठ के डिस्कस करना शुरू कर दूं। दैट विल यू नो वो मेरी जो उहदे की लवाजमात हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं उससे बिल्कुल डायरेक्ट टकराव में आ जाएंगी चीजें जो है। लेकिन जो मेरी बसीयत एक सियासी कारकुन की हैसियत से जो इसमें जो है आप लोगों से इंफॉर्मेशन मिलती है, मीडिया से इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारी सोसाइटी काफी वेल इन्फॉर्म्ड है। मैं समझता हूँ कि जब जो रेस थी चीफ बनने की उसमें जनरल फैज साहब को कामयाबी ना हुई, वो चौथे पांचवें नंबर पे थे मेरिट में। वो हमने जो है मेरिट पे एक फैसला किया था, बिल्कुल इम्पेकेबल फैसला है बिल्कुल। मैं उस फैसले का जो भी छोटा मोटा कल पुर्जा रहा हूँ, मुझे इस बात पे इत्मीनान भी है और फख्र भी है कि एक ऑनेस्ट और मेरिट के ऊपर एक फैसला हुआ। अगर वो दिल को लगा के बैठ के उन्होंने कोशिश की कि बाज क्वार्टर्स के साथ कि उनको चीफ बनाया जाए, उनकी ख्वाहिश भी थी, इमरान खान साहब के वक्त भी उनकी ख्वाहिश थी, और उसके बाद जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो उसमें भी अपनी ख्वाहिशात का मुख्तलिफ क्वार्टर्स को जो रेलिवेंट थे उनको सियासी को क्वार्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनके साथ उनका राब्ता हुआ। उन्होंने माजी के मतलब जो अपनी एक्सप्लेनेशन दी वो भी दी। उसके बाद जो है उन्होंने आइंदा आने वाले वक्तों में अगर उनको चीफ बना दिया जाए उसकी एश्योरेंसेस भी दी। तो मैं समझता हूँ कि एक तो वो उनको एक उनकी दानिश में मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, उनकी दानिश में जनरल फैज साहब की दानिश में एक सेटबैक था, और वो समझते थे कि जो पावर मैंने एंजॉय की है पिछले 4-5-6 साल से उसकी कंटिन्यूशन में मुझे जो है ये ओहदा मिलना चाहिए है, ताकि मैं एब्सोल्युटली अल्टीमेट पावर जो है वो मेरे हाथ में आ जाए। पहले भी कोई अनब्राइडल्ड पावर थी उनके पास, तो उसको कोई लगाम वगैरह कोई नहीं थी उस पावर की भी जो। लेकिन वो उसके बाद जो है उन्होंने देखा कि एक
हुकूमत जो है परहैप्स उनके दानिश में जो है वो वीक थी, वो फ्रजाइल थी वो हुकूमत जो है, तो उन्होंने मेरी ये मेरे स्पेकुलेशन है, ये मेरे अपने कंजक्चर्स हैं पॉलिटिकल जो है, एक मेरी जो सोच है उसके उसके ताने बाने हैं कि उन्होंने सोचा कि ये एक रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल फोर्स है पीटीआई, और वो दे आर एजिटेटेड, और उनकी जो एजिटेटेड स्टेट है माइंड की, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और 9 मई को जो हुआ है, मैं अगेन मैं कहूंगा कि मैं ये मेरी कोई इंफॉर्मेशन जो है बेस्ड नहीं है, मेरा ये सियासी कंक्लूजन है कि उसमें उन्होंने रोल अदा किया, और जो मिलिट्री टारगेट्स जो है आइडेंटिफाई किए गए जिसके ऊपर पीटीआई के वर्कर्स ने और लीडरशिप ने अटैक किया, उस सारे प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जनरल फैज साहब की जो है वो राय और ओपिनियन और आप कह सकते हैं कि उनके जो एक्सपीरियंस था उसके ऊपर बेस्ड जो थी डिसीजन मेकिंग, वो उसके वो हिस्सा रहे। देखिए बिल्कुल, जैसे आपने रहनुमाई की बात की है खालिद साहब, जो उनकी आप डिज़ायर की बात कर रहे हैं, मैं ख्याल है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि एक एग्रीमेंट सा था जनरल बाजवा, इमरान खान और जनरल फैज़ के बीच में कि 2025 में किसको चीफ बनना है, उसके बाद किसको वज़ीर आज़म बनना है, और फिर ये 15 साल का एक एग्रीमेंट था। और आप बखूबी जानते हैं कि ये सब चीज़ें जो थी वो उस वक्त आप लोगों के बीच में अपोजिशन में ये डिस्कस भी होती थी। क्या वो डेस्परेट थे जब उस एग्रीमेंट या उस जो एक मुआहदा था अनसीन सा, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पा रहा था? देखिए, मैं ये शेर बड़ा पढ़ा जाता है कि ख्वाहिशों की कैद से आजाद होना चाहिए, ये शेर पढ़ा जाता है, लेकिन बंदे ख्वाहिशों के कैदी जो है बने रहते हैं। ये हम इस किस्म के डायलॉग जो है सियासतदान बोलते रहते हैं, और बाकी भी जो लोग पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू करते रहते हैं जिसमें रियली बिलीव नहीं करते। मैं समझता हूं कि शिद्दत के साथ ख्वाहिश की सिर्फ एक ख्वाहिश की जा सकता है, आसमान। और लॉन्ग टाइम बैक 1985 में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरे वालिद स्पीकर का इलेक्शन आते, मैं बाहर होता था, नौकरी करता था, वहां पे मुलाजमत करता था। मैंने फोन किया, मैंने कहा जी अब्बा जी मुझे बड़ा अफसोस हुआ है आप इलेक्शन हार के। उन्होंने कहा बेटा मुझे भी अफसोस हुआ है, लेकिन एक नसीहत भी हुई है। मैंने कहा कि क्या नसीहत क्या आपको इसमें हुई है? तो कहने लगे बेटा मैं शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि मैं स्पीकर असेंबली का बन। मैं ये पहली दफा शेयर कर रहा हूँ बात जी। तो अल्लाह ताला को ये मेरी ख्वाहिश पसंद ना आई। बेटा सारी जिंदगी एक चीज याद रखना कि शिद्दत के साथ ख्वाहिश जो है वो अल्लाह की रजा की करना, किसी और चीज के लिए शिद्दत के साथ ख्वाहिश ना करना। दुरुस्त बात। ये सारा सम टोटल है कि जब लोग बड़े ओहदों पे पहुंचते हैं वो शिद्दत के साथ ख्वाहिशात करते हैं, और वो ख्वाहिशात जो हैं आसमां वो बंदे को खज्जल खराब कर देती हैं। बंदा ना जो है ना फैमिली का रहता है ना सोसाइटी का रहता है, वो सुबह शाम जो है वो कल पुर्जे लाता रहता है, जमा तफरीक करता रहता है कि मैंने वजीर किस तरह बनना है, मैंने एमएनए किस तरह बनना है, मैंने आर्मी चीफ किस तरह बनना है। आप जो है कोशिश जरूर करें, ख्वाहिश भी जरूर करें, लेकिन ये अल्टीमेटली जो है ये पावर जो है वो अल्लाह मियां की है कि वो आपको ख्वाहिश ग्रांट करे या ना करे, आपकी ख्वाहिशात जो है उनकी तकमील करे या ना करे। तो अगर आप उसकी रजा की शिद्दत के साथ ख्वाहिश करेंगे तो वो जरूर आपकी जो आम दुनियावी ख्वाहिशें हैं या और ख्वाहिशें हैं, वो मालो दौलत की ख्वाहिश है या रिस्क की ख्वाहिश है या औलाद की ख्वाहिश है या किसी कामयाबी की ख्वाहिश, वो पूरा कर देगा। वो अंडरराइट करता है, वो गारंटी देता है इंसान को जो है। तो यहाँ पे सर ख्वाहिश भी थी और साथ में कोशिश भी थी। बिल्कुल बिल्कुल आपने बताया अपने वालिद के हवाले से, लेकिन यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए खालिद साहब। क्या ये ख्वाहिश ही थी या इसके ऊपर अमल दरामद का कोई मंसूबा भी था? वो कब ये ख्वाहिश भी थी, ये ख्वाहिश भी थी, और जो कहते हैं ना कि ट्रबल्ड वाटर्स जो थे, जो ऑलरेडी वाटर्स वर ट्रबल्ड, उसमें इन्होंने मछलियां पकड़ने की कोशिश की है। 9 मई जो है मैं उसको इस तरह डिफाइन करता हूँ
और उसमें ये पीटीआई की जो ख्वातीन और मर्द हजरात जो हैं वो लाहौर पहुंचे, कोर कमांडर के घर पे, मियां वाली एयरफील्ड पे पहुंचे, आईएसआई के दफ्तर में फैसलाबाद पहुंचे, चकदरा पहुंचे, मुल्तान मर्दान पहुंचे, पिंडी पहुंचे, तमाम इंस्टॉलेशन है। क्या क्या आपको ये सोच नहीं आती कि पाकिस्तान के 75 साल की तारीख के अंदर किसी भी सियासी पार्टी ने ये टारगेट नहीं किए? बैंकों को आग लगा देते थे लोग, दफ्तरों को आग लगा देते थे, सरकारी दफ्तरों को आग लगा देते थे, दुकानें जला दी, ये कर दी, गाड़ियां जला दी। लेकिन तो खैर साहब आप ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारी जगहों की को आइडेंटिफाई करने में भी मदद दी होगी। बिल्कुल ये टारगेट आइडेंटिफाई हुए थे, ये सेटल हुए थे टारगेट पहले, बिल्कुल 100% सेटल हुए थे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे नहीं कोई वो मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता कि वो आवाजें लगा रहे थे, कह दो फैसला हो गया है कि कोर कमांडर के घर पे जाना है, बस कोर कमांडर के घर की तरफ चलो, वो फलान साहब जो है, फलाना भाई और ये भाई जो है जीएचक्यू पहुंचो, फलाना जी फैसलाबाद में फलानी जगह पहुंचो, चकदरा में फलानी जगह पहुंचो, मर्दान में वहां पे पंजाब रेजिमेंटल सेंटर पहुंचो। यू नो व्हाट इज दिस? ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता। और लोग जो है वो इंसाफ जो है वो इस तरह सूरत के साथ करते हैं, इतना स्पीडी जस्टिस देते हैं कि जो राइट्स हो रहे हैं बरतानिया के अंदर 5-5, 6-6 घंटे के अंदर लोगों को कैदे भी सुना दी अगले ने। आज इस बात को 1.25 साल हो रहा है। हमें समय शर्मसार होना चाहिए कि हमारी जो इंस्टॉलेशन जिनका रिस्पेक्ट होना चाहिए, जिन लोग जो शोहदा के, वो कहता है मुझे नहीं पता, इमरान खान कहता है शोहदा के मुजस्समों को जो है मिसमार किया गया, जिन लोगों ने अपनी सारी जिंदगी जो है वो अपनी जान कुर्बान कर दी, अपने बच्चों को जुदाई देंगे, अपने माँ बाप को जुदाई देंगे, उन शोहदा की जो है वो आज भी तस्दीक कर रहे हैं पीटीआई वाले जो है उसके ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। फिर लोग कहते हैं और सोशल मीडिया बंद कर देता है इन्होंने। तो आप जब इस किस्म का मिस यूज करें, मैं आपको एक बहुत बड़ी क्लैरिटी के साथ, ये अल्लाह ताला के निजाम में भी, जो फितरत का निजाम है उसमें भी है, आप जब किसी पावर को जो अल्लाह ताला ने वदीयत आपको की हुई है, आप उसका अनब्राइडल्ड या अनकंट्रोल्ड इस्तेमाल करेंगे, वो पावर आपसे छीन ली जाएगी। अल्लाह ताला नहीं रहने देगा आपके पास। और उसके साथ उसकी सजा और जज़ा का भी फैसला। बिल्कुल सही बात है। आपने जो अभी अदालतों की बात की, इसका तो मतलब ये है कि एक नेक्सस मौजूद था और है। आपका क्या शुबा इस तरफ है कि कोई ऐसा नेक्सस था जिसमें अदालतें भी मैं उसका भी सीक्वेंस बताता हूँ जी। जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई तो जो ड्रामा किया था जिसमें जादुल्ला आसन साहब जो थे वो थे मॉनिटरिंग जज थे, और वो जो चीफ जस्टिस साहब जो सिसिलियन माफिया की बात करते थे, और वो मेरा बड़ा तल्लक रहा है, मैं आज भी कह लूंगा कि तल्लक है। साकिब निसार साहब जो है वो कभी डैम पे जाके कौम को डैम फूल बनाते थे और सियासी बयान देते थे। ये चीज आपको नजर नहीं आ रही? ये सारे का और उसका तसलसल था। इस सारी साजिश में जो नवाज शरीफ के खिलाफ स्टार्ट हुई वे बैक इन 2013, ये सारी सजा जो है वो या उससे पहले स्टार्ट हुई, जिसमें, और फिर देखें ये जिन लोगों ने साजिश के ताने बाने उस वक्त पे थे, वो हमारी लीडरशिप के घर पहुंच जाते थे, मनु एम्बेसडर बना दे, मैं रिटायर हो गए। अच्छा, ये तो इनकी औकात है। अच्छा, ऐसे लोग भी थे? लोग जो साजिशी लोग जो है वो कौन थे? चलो मैं उनकी तानू नाम दस दवांगा। अच्छा। उस वक्त मैं कब की बात कर रहा हूँ, वे बैक 2013-14 की बात कर रहा हूँ। ठीक ठीक। और नाम भी, कंट्री का नाम भी बताया मुझे, जर्मनी भेज दिया मुझे। ये क्या लोग हैं, ये इन लोगों का क्या लेवल है? ये जो लोग साजिशी लोग जो होते हैं किसी भी जगह, चाहे वो सियासतदान हो या वर्दी में हो या किसी बड़ी कुर्सी पे अदलिया में बैठे हों, तो ये सारा आप देखें, ये जो सिलसिला चल रहा है कि अगर हमने रेस्क्यू करना है अपने आप को एज ए नेशन, तो हमारी अदलिया को भी सियासत से पाक होना चाहिए। हमारी सियासत को भी जो है वो जितनी भी उनको बीमारियां लाक है उनसे पाक होना चाहिए।
एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो भी एक जो है कंट्री की जो हिफाजत है, उसकी दफा जो है हर तरीके से जो दफा है, मैं समझता हूँ आजकल माशी दफा जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। हम बात करें खालिद साहब से, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, आपने हल की बात की है, एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हुई है कि एक साबिक DGI को जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, लेकिन वो अकेले तो नहीं थे। ज़ाहिर है इमरान खान साहब का भी नाम लिया जाता है, जनरल बाजवा का भी लिया जाता है, तो और इसके साथ साथ आपने अदालती नेक्सस की भी बात की। क्या वो सब कटहरे में होंगे या नहीं होंगे, या अधूरा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप अपना अगर माजी को पर्ज करना चाहते हैं, अपने माजी को जो है पवित्र करना चाहते हैं, उसको पाक करना चाहते हैं आगे जाने के लिए सबसे बेहतर शख्स है, बेहतर जो सबसे अव्वलीन शर्त जो है जी, अव्वलीन शर्त जो है, अगर आपने मूव करना आगे, या तो अपने आप को अब्सॉल्व करें, अल्लाह ताला से माफी मांगे, अल्लाह ताला की मखलूक से माफी मांगे, और आगे जो है एक राह की तयन कर लें कि वो राह हमने जो है इख्तियार करनी है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं, ये जो हर किस्म का जो इस इल्लत जो है इस कौम को पिछले 75-76 साल से लगी हुई है, वो भी जारी सारी रहे, और मेरा इक़्तिदार भी रहे, और मेरी मेरी आगे पीछे डाले और ऊपर भी बजते रहे, और ये भी होता रहे और वो भी होता रहे, इट विल नॉट सर्वाइव। ये चीज जो है ये हमें आगे लेके नहीं जा सकेगी। खुदा के लिए भी आजिज़ी इख्तियार करें। आपको जितना भी इक़्तिदार आता है उस इक़्तिदार को इस मुल्क के 25 करोड़ बदकिस्मत अवाम को जो है उसके लिए इस्तेमाल करें। और मैं कहता हूं, ये पेडेस्टल पे क्यों बैठते हैं, ऊंचा क्यों बैठते हैं? जब आप ऊपर बैठ के लोगों को नीचे देख रहे होते हैं, एक नेचुरल तकब्बुर आपके अंदर आ जाता है। भाई साहब, मंसूर अली शाह साहब ने भी एक फैसले की बात की है जिसका आपने हमारे प्रोग्राम में भी शुबा या खदशे का इजहार किया है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो नेक्सस था, इमरान खान साहब ने बाय द वे आपने देखा हो खबर, तो उन्होंने डिसोन कर दिया है जनरल फैज़ को कि उनके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं था, वो सिर्फ उनका, और अच्छा ये कार्रवाई हो, इसमें बाकियों को भी शामिल होना चाहिए। ये किस तरफ जाएगी बात, और क्या जनरल फैज़ जो है वो एक वसीला बन सकते हैं जो कि इमरान खान साहब के केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाए? ये इसके ऊपर बहुत बात हो रही है, क्या वो एक लीड दे सकते हैं? जी, मैं एक बात पर इमरान खान को जितना भी मैं जानता हूं, मैंने उसको जो है 2002 की असेंबली से मैं जानता हूं उसको। इमरान खान किसी के साथ कभी नहीं खड़ा हो। जनरल फैज क्या चीज है? वो जब भी जिसको कहते हैं ना, वो जिसे उन्होंने खदशा है ना, कहते तिलक जाना, मैं फिसल जाऊंगा मैं, वो कभी भी वहां पे पैर नहीं रखेगा। जनरल फैज को, वो जनरल फैज उसके सामने लेके आए, वो पहचानने से इनकार कर देगा इसको, जनरल फैज को। उसने जिंदगी में वफा का नाम उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं, कमिटमेंट का नाम उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। उसकी वफा, उसकी कमिटमेंट, उसकी लॉयल्टीज सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के साथ है। उसमें पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के नाम की कोई चीज नहीं है उसमें, ना इंसाफ की, ना अदालती निजाम की, ना पार्लियामेंट्री निजाम की, किसी किस्म की पाकिस्तान के आइन, किसी के साथ उसकी कोई कमिटमेंट नहीं है। अव्वल और आखिर अपनी जात, नथिंग एल्स। लेकिन सब वो ये कह रहे हैं कि बैठे हुए हैं ना सारे जी, उनका ये भी कह रहे हैं कि बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि अक्टूबर के बाद उनका राब्ता भी नहीं हुआ, जनरल फैज के साथ उनका कोई राब्ता नहीं हुआ। क्या ये बात दुरुस्त है? और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जेल से भी उनका राब्ता था, तो फिर इसका मतलब है कि बाकायदा कोई ऐसी खबर है कि उन्होंने डिसोन कर दिए किसी वजह से? वो जरूर डिसोन करेंगे। जब मेरा मतलब है कि जब तते तवे नहीं बैठे था, कभी भी नहीं बैठेगा। तो उनका वाकई कोई राब्ता नहीं था? ये चीज जो है ये बिल्कुल नहीं बैठेगा। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल फैज को उसके सामने ले जाए, वो पहचाने और कह रहा है बंदा कौन है, मैं तुमको पहले देख रहा नहीं। मैं आपको शर्तिया कह रहा हूँ,
जनरल बाजवा को ले जाए, उन्होंने कहा कौन है लमाया बंदा, कितों आ गया है। सही। वो इस किस्म का आदमी है, ये उसकी फितरत है इमरान खान की। तो लेकिन अब आपको क्या लगता है सियासत में पाकिस्तान की सियासत में सियासतदानों ने बड़ी बड़ी मुश्किलें झेली हैं। जुल्फकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गया, उसकी बेटी ने जो है किसी जाके कोर कमांडर के घर पे हमला किया था, एक फौजी ने चढ़ाया था ना फांसी के ऊपर। या अदालतों पे हमला किए थे, नसीम हसन शाह को जो है कटहरे में लेके आए थे, सियासतदान थे ना। सियासतदान को जहां गाली देते हैं, सियासतदान की ये बातें भी जो है, मियां नवाज शरीफ के साथ जो हुआ 3 दफा उसकी हुकूमत को जो है पैकअप कर दिया गया, क्योंकि गुलाम इसहाक खान को नहीं पसंद था, उन्होंने साजिश की, फारिग कर दिया। उसके बाद जनरल मुशर्रफ की अपनी नौकरी का मामला हुआ, उन्होंने सारा सिस्टम फारिग कर दिया। और दोनों दफा मोहरें जो है, अंगूठे जो है अदालत ने लगाए, अदालत आलिया, अदालत उज़मा, और अंगूठे कातिल आंडे देके ने गैर आईनी इक़दाम को रेटिफाई कर रहे हैं, उनको तकद्दस दे रहे हैं। अब क्या होगा सर, अब ये अदालत की तरफ आप अगर आए? देखें सही, आपकी शनाख्तियां क्या करती है 75 साल से। आपके पहले 8 साल के अंदर 3 ब्यूरोक्रेट आपके हुक्मरान रहे। सिकंदर मिर्जा ब्यूरोक्रेट था, चौधरी मोहम्मद अली ब्यूरोक्रेट था, गुलाम मोहम्मद ब्यूरोक्रेट था। गुलाम मोहम्मद तो गालियां भी देता था सियासतदानों को, नंगी गालियां देता था। क्या डिप्रेविटी है आपके सिस्टम की, क्या पस्ती है आपके सिस्टम की। क्या आज 75 साल हो गए आप करेक्ट नहीं कर सके, बल्कि और ज्यादा जो है तारीकी में और गहराइयों में आप डूबते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही खाई साहब। अब जाहिर है कि ये तो आपकी बात दुरुस्त है, मगर सियासतदानों ने साजिशों के जरिए, सियासतदानों ने अपने इंटरेस्ट के जरिए इन लोगों को, सिकंदर मिर्जा को लेके आए, उसको लेके आए, चौधरी मोहम्मद अली साहब को लेके आए, और गुलाम मोहम्मद को लेके आए। गुलाम मोहम्मद गालियां भी खाते थे, वो गालियां देता था। जाहिर है ये बड़ी एक, और उसकी गालियां जो है समझ नहीं आती थी, तो उसकी एक नर्स होती थी, वो ट्रांसलेट करके सियासतदानों को बताती थी। जी बिल्कुल, तारीख में लिखा है, ऐसा ही है। हम बात कर रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खाई साहब, अब ये जो मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको बात माननी पड़ेगी अदालतों की। कुछ अर्सा पहले आपने हमारे प्रोग्राम में कहा कि अक्टूबर के बाद का भी कुछ प्लान है कि हुकूमत गिर सकती है या गिराई जा सकती है। तो क्या किस किस्म की मैसेजिंग है जो कि हो रही है अब? इंशाल्लाह ना हुकूमत गिरेगी, ना गिराई जा सकेगी। अल्लाह खैर करेगा, बिल्कुल अल्लाह खैर करेगा, बिल्कुल अल्लाह खैर करेगा। मैं इतनी दरख्वास्त ही हाथ जोड़ के कर सकता हूँ कि खुदा के लिए, अपनी जात के लिए नहीं, इस मुल्क के लिए, अगर मुझे किसी ने वजीर बनाया है, मुझे किसी ने MNA बनाया है, सियालकोट के लोगों ने, उनका एहसान है मुझ पे, मेरे खानदान पे एहसान है, तो उसका बदला सिर्फ इसी तरह ही चुका सकता हूँ। अगर मुझे किसी ने सुप्रीम कोर्ट में बैठा दिया है, मुझे किसी ने आर्मी चीफ बना दिया है, मुझे किसी ने कुछ और स्पीकर बना दिया है, वजीर आजम बना दिया है, तो उसका उन इंसान का मसला यही, एक ही तरीका है कि मैं पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान की रियासत के इंटरेस्ट की जो है खिदमत करूं और उसको प्रोटेक्ट करूं। अगर मैं नहीं करता, मैं अपनी जात के और अपनी जात की तशहीर के लिए, अपनी जात के टैके के लिए, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं, उसके लिए जो है मैं कभी टेलीविजन पे आ गए ये रंगबाजी करूं, कभी जो है वो कहीं फंक्शन में तकरीरें शुरू कर दूं, कहीं जलसों में तकरीरें शुरू कर दूं। दिस इज नॉट ऑन। उसने इज्जत दी हुई है और उस इज्जत को हम रोल रहे हैं जी। मगर अब 14 अगस्त है सर, अब लाइक इट और नॉट, इमरान खान साहब बहरहाल एक सियासी, मुझे 14 अगस्त के हवाले से मैं सारी बातें आपके साथ जी वही कह रही हूँ कि इमरान खान साहब एक सियासी रहनुमा हैं, एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं। अब कहीं ना कहीं तो इस मामले को कहीं ना कहीं तो आना है, उनके साथ बात करनी पड़ेगी। तो वो कैसे, उसके लिए कोई वे फॉरवर्ड बताइए सर कि कैसे होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत बना दी जाए। हाँ, लेट मी कमेंट ऑन इट।
उन्होंने कहा, अब मैं गलत कहूं तो मुझे टोक दीजिएगा, उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो मेरे बिहाफ पे एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। ये कहा ना उन्होंने? जी बिल्कुल कहा। मेरी महमूद खान अचकजई के साथ मेरा बड़ा पुराना तल्लक है, बहुत पुराना तल्लक है। इनके वालिद का भी मेरे वालिद के साथ तल्लक था, वे बैक इन 60s। जी। तो वो मैंने उससे पूछा, मैंने महमूद खान अचकजई तुम कब ये एमएसट्री बन रहे हो और सालसी कर रहे हो? ये उन्होंने कहा स्टेप, वो कहता है मैंने कथित तौर पे ये हामी नहीं भरी। उन्होंने इनकार कर दिया, मैंने ट्वीट कर दिया। वो ट्वीट जब किया तो उसके बाद यह कहना नहीं मैंने कहा था सियासी जमातों से बातचीत करें। सियासी जमातों को तो खुद मेरा एक पोतरसो वाली जड़ा है इनकार कर चुके हैं कि ये मैं नहीं सियासी जमातों से बात करूं। मैं जो बात ठीक कह रहा हूं ना कि मैं सियासी जमातों से बात नहीं करूंगा, मैं पीपल्स पार्टी से बात नहीं करूंगा, पीएमएलएन से बात नहीं करूंगा। तो अब एक ऐसे शख्स को, मैंने अभी जो 5 मिनट पहले आपको कहा है कि उसका कोई इतबार नहीं, कोई इतबार नहीं है, बिल्कुल कोई इतबार नहीं है। तो ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आप कहते हैं ना कि बातचीत होनी चाहिए, लोग, आप बिल्कुल, मैं आपकी बात की हमायत करूंगा सब कुछ, लेकिन इस बंदे से बातचीत तो अपने इक़्तिदार के लिए जो है वो पाकिस्तान की जो अजमत के निशान है उनको मिटाना चाहता है। जिन लोगों ने अपना खून दिया हुआ है उनके मुजस्समे उल्टवाता है, तो उनके मुजस्समों की तौहीन करता है। बिल्कुल सर। तो कौमी हुकूमत का भी कोई बात जो है वो इतना, कौमी हुकूमत की आइन में भी कोई गुंजाइश नहीं, जो अचकजई साहब बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके हवाले से भी कोई बात नहीं हो सकती। मेरे नहीं ख्याल, अचकजई साहब बात जो है वो कर रहे हैं, मेरे नहीं ख्याल के इन हालात में प्रैक्टिकेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने वक्त दिया। और बिल्कुल ये अहम बात है कि पाकिस्तान के सियासतदानों को कोई हल निकालना है आइन के ज़रिए से, पार्लियामान के ज़रिए से, और आज के दिन से बेहतर कोई दिन नहीं है कि 14 अगस्त को इसी आइन की सरबुलंदी के लिए, पार्लिमानी जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए कोशिश की जाए, क्योंकि यही पाकिस्तान की बका है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।